हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 5वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 4 भाग नहीं देखे, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अद्विका बाहर जाने के लिए बहाने बना रही थी, जो रुद्र अच्छे से समझ रहा था। तो रुद्र बोलता है, ना ही मैं कहीं जा रहा हूँ, ना ही तुम कहीं जा रही हो, कपड़े यहीं आ जाएंगे, तुम खुद पसंद कर लेना। ये बोलकर रुद्र वहाँ से चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद अद्विका दादाजी से बोलती है, दादाजी अगर मुझे कपड़े पसंद नहीं आए तो? दादाजी क्यों नहीं आएंगे? आखिर इंडिया के बेस्ट डिजाइनर की ड्रेस किसे पसंद नहीं आती? तुम्हें भी जरूर आएंगे। अब तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो। तब तक रुद्र डिजाइनर को यहीं बुलाता है। ये बोलकर दादाजी वहां से चले जाते हैं। दादाजी के जाने के बाद वो अपने आप से बोलती है, कितनी भी कोशिश कर लूं, वो हैंडसम राक्षस मुझे घर से बाहर जाने ही नहीं देता। आखिर कब तक मैं ऐसे ही कैद रहूंगी? मुझे भी बाहर घूमना है, जैसे सब लोग घूमते हैं। अद्विका अपने आप से बात कर रही थी, तभी रुद्र कमरे में आ जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। जैसे ही अद्विका रुद्र को दरवाजा बंद करते देखती है तो वो घबरा जाती है और हकलाते हुए रुद्र से पूछती है, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने दरवाजा क्यों बंद किया है? तो रुद्र अद्विका के पास आते हुए बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अभी तुम दादाजी के सामने बाहर जाने की जिद क्यों कर रही थी? मुझे अच्छे से पता है शॉपिंग तो बस बहाना था। सच तो ये है कि तुम शॉपिंग के बहाने आज यहाँ से भागना चाहती हो ना? अद्विका, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। रुद्र, मुझे नहीं पता तुम यहाँ से भागना चाहती हो या नहीं, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम यहाँ से भागकर दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाना, मैं तुम्हें वहां से भी ढूंढ लाऊंगा और फिर यहाँ जिंदगी भर के लिए कैद कर दूंगा। तो अच्छा यही होगा, तुम यहाँ से भागने के बारे में सोचना छोड़ दो। अद्विका, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी, सच्ची मैं तो बस थोड़ी देर बाहर घूमना चाहती थी। बस आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अगर आप नहीं चाहते तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ नहीं। ये बोलते हुए अद्विका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अद्विका की आंखों में आंसू देखकर रुद्र बोलता है, ठीक है, मैं गुस्सा नहीं हो रहा, तुम रोना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। हम कल शादी कर रहे हैं। रुद्र की बात सुनकर अद्विका हैरानी से बड़ी-बड़ी आंखें करके रुद्र को देखते हुए बोलती है, क्या कहा आपने? शादी? लेकिन क्यों मुझे शादी नहीं करनी? रुद्र, क्योंकि दादाजी चाहते हैं मैं तुमसे शादी कर लूं। अद्विका, लेकिन दादाजी ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि तुम उन्हें अच्छी लगती हो और वो हमारी शादी करवाना चाहते हैं, तो हम कल शादी कर लेंगे। लेकिन मुझे आपसे शादी नहीं करनी, मैं नहीं करूंगी शादी। रुद्र, देखो अद्विका, तुम यहाँ 6 महीने के लिए तो रह ही रही हो। अगर गलती से किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो तुम्हारे बारे में गलत सोचेगा। तो हम सिर्फ 6 महीने के लिए नकली शादी कर लेती है और 6 महीने बाद तुम यहाँ से चली जाना। अद्विका, तो क्या सच में नकली शादी होगी? हाँ अद्विका, लेकिन अगर किसी को हमारी नकली शादी के बारे में पता चल गया तो? ये बात हम किसी को बताएंगे नहीं, घर पर भी नहीं, तो किसी को कैसे कुछ पता चलेगा? अद्विका, ठीक है, सिर्फ 6 महीने के लिए ही मैं शादी करूंगी, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। रुद्र, ओके, अब चले नीचे, तुम्हारे लिए ड्रेस सेलेक्ट करनी है, आज की पार्टी के लिए और कल हमारी शादी के लिए। और फिर रुद्र अद्विका को लेकर आ जाता है। तो दादाजी रुद्र से पूछते हैं, तो क्या डिसाइड किया, आप दोनों ने शादी कर रहे हो या नहीं? रुद्र, दादाजी हम कल शादी कर रहे हैं। रुद्र की बात सुनकर आदि, प्रथम, अभिक, सार्थक ये चारों हैरानी से उसे देख रहे थे। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्र ने अद्विका को शादी के लिए कैसे मना लिया। अद्विका अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करने लगती है, तभी रुद्र उसे एक ड्रेस देते हुए बोलता है, तुम आज इसे पहन लेना, ये काफी अच्छी लगेगी तुम पर। और हाँ, कल के लिए तुम्हारा लहंगा आ जाएगा। तुम्हें और कुछ ड्रेसेस चाहिए तो ले लो। अद्विका, ये ड्रेस कितने की है? रुद्र, तुम ये क्यों पूछ रही हो? अद्विका, बताइए ना, ये ड्रेस कितने की है? तभी आदि उछलते हुए बोलता है, सिर्फ 2 लाख की। पहले तो अद्विका ने ध्यान नहीं दिया, फिर जैसे ही आदि के वर्ड उसने दोहराए तो एकदम से चिल्लाते हुए बोलती है, क्या 2 लाख की? ना बाबा ना, मुझे ये ड्रेस नहीं लेनी। वैसे ऐसा इस ड्रेस में क्या खास है जो ये इतनी महंगी है? क्या इसका कपड़ा कभी फटेगा नहीं? ये सब बोलते हुए अद्विका के एक्सप्रेशन काफी क्यूट लग रहे थे। अद्विका की बात सुनकर और उसके एक्सप्रेशन देखकर सब मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो क्यूट लग रही थी।
रुद्र, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब डिजाइनर कपड़े हैं इसीलिए, और तुम पैसों की चिंता मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, जो चाहिए वो ले लो। तो अद्विका अपने लिए कुछ ड्रेसेस सेलेक्ट करती है, तभी दादाजी बोलते हैं, ये तो हो गए कपड़े, अब कल के लिए तुम्हारे लिए ज्वेलरी भी खरीदनी है। अद्विका, नहीं दादाजी, उसकी क्या ज़रूरत है। दादाजी, ज़रूरत क्यों नहीं है, अब तुम ओबरॉय खानदान की बहू बनने वाली हो, तो हमारी बहू के पास ये सब तो होना ही चाहिए। दादाजी की बात सुनकर अद्विका कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। दादाजी भी वहाँ से चले जाते हैं। दादाजी के जाने के बाद प्रथम रुद्र से पूछता है, रुद्र, ये बता, तूने अद्विका को शादी के लिए कैसे मनाया, वो तुझसे शादी करने के लिए कैसे मान गई। रुद्र, इस सब के बारे में हम स्टडी रूम में चलकर बात करें। और फिर वो सब वहाँ से स्टडी रूम में चले जाते हैं। तो प्रथम बोलता है, अब बता, तूने कहीं उसे डराया धमका तो नहीं। रुद्र, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने बस ये कहा कि ये शादी नकली होगी और कुछ नहीं। अभी क्या तू अद्विका से नकली शादी कर रहा है। रुद्र, नहीं। तो तुमने उससे झूठ कहा। रुद्र, हाँ। प्रथम, रुद्र झूठ बोलकर उससे शादी कर रहा है। झूठ की बुनियाद पर बनाए गए रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। रुद्र, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं उसे डरा धमकाकर भी शादी नहीं कर सकता था। अगर उसे सच बताता तो वो मुझसे शादी करने के लिए नहीं मानती, इसीलिए मैंने झूठ बोला। और वैसे भी प्यार और जंग में सब जायज होता है। प्रथम, रुद्र, वो सब तो ठीक है, लेकिन तूने सोचा है अगर अद्विका को पता चलेगा कि तूने झूठ बोला है तो उस पर क्या बीतेगी। रुद्र, तो क्या करता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वो तो यहाँ से जाना चाहती है तो क्या जाने दूँ उसे। अरे उसे नहीं पता कि ये दुनिया कैसी है, बाहर के लोग कैसे हैं। अगर वो यहाँ से चली गई तो पता नहीं कितने लोग उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाएंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे तुम लोग इसमें मेरा साथ दो या ना दो। प्रथम, तू अच्छे से जानता है कि हम हमेशा तेरे साथ हैं और अभी भी है। हमें पता है ये सब तू अद्विका के लिए कर रहा है। आदि, लेकिन भाई अगर दादू को पता चला तो। रुद्र, डोंट वरी, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। अब तुम लोग जाओ और पार्टी के लिए तैयार हो जाओ, कुछ देर में गेस्ट आने लग जाएंगे। रुद्र की बात मानकर सब लोग अपने कमरे में चले जाते हैं और रुद्र भी अपने रूम में आ जाता है। तो उसे अद्विका कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, तो वो वॉशरूम में चला जाता है। लगभग 2 घंटे के बाद गेस्ट आने लग जाते हैं, तो सब लोग नीचे आ जाते हैं, बस दादाजी और अद्विका को छोड़कर। गेस्ट रुद्र से दादाजी के बारे में पूछ रहे थे, तभी रुद्र की नज़र सीढ़ियों पर जाती है जहाँ से दादाजी और अद्विका आ रहे थे। अद्विका ने दादाजी की आर्म पकड़कर आ रही थी। अद्विका आज काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। सब बस अद्विका को ही देखे जा रहे थे। वहीं रुद्र का हाल कुछ और ही था। वो तो बस अपनी आंखें झपकाना ही भूल गया था। वो तो बस आंखें फाड़े एकटक अद्विका को देखे जा रहा था। रुद्र बस अद्विका को ही देखे जा रहा था। तभी प्रथम रुद्र के पास आकर बोलता है, अब क्या उसे खुद की ही नजर लगाएगा, उसे घूरना बंद कर। प्रथम की बात सुनकर रुद्र अद्विका से अपनी नजरें हटा लेता है, तो प्रथम हंसते हुए बोलता है, कल से वो ऑफिशियल तुम्हारी हो जाएगी, तो जितना चाहे उतना घूर लेना। रुद्र, वो अभी भी मेरी ही है। प्रथम, हाँ भाई, तेरी ही है, मेरे लिए तो मेरी छोटी बहन जैसी है। वैसे अगर तूने शादी के बाद मेरी बहन को परेशान किया ना, तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी आदि भी उन लोगों के पास आ जाता है। अद्विका को देखते हुए बोलता है, मानना पड़ेगा भाई, भाभी आज बहुत खूबसूरत लग रही है। देखो सब लोग उन्हें ही देख रहे हैं, सबको ये जानने की इच्छा हो रही है आखिर ये लड़की है कौन और हमारे घर में क्या कर रही है। रुद्र अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाता है तो देखता है सच में सब अद्विका को ही देख रहे थे। उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर सबको बता दे कि अद्विका उसकी है, तो कोई भी उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो सबको गुस्से से घूर रहा था। तभी अभी रुद्र के पास आकर बोलता है, तू ऐसे सबको घूरना बंद कर दे, वरना सारे गेस्ट डर से पार्टी छोड़कर भाग जाएंगे। तभी दादाजी उन पांचों के पास आकर बोलते हैं, तुम लोग जरा अद्विका का ख्याल रखोगे, मैं जरा गेस्ट से मिलकर आता हूँ। तो आदि बोलता है, क्यों नहीं दादू, आप चाहिए, हम अच्छे से ख्याल रखेंगे। उस पार्टी में काफ़ी सारी लड़कियां भी आई थी जो उन पांचों को ही देखी जा रही थी, और अद्विका को उनके पास देखकर उन्हें अद्विका से जलन हो रही थी और वो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। तभी एक लड़का अद्विका के पास आकर बोलता है,
हेलो ब्यूटीफुल, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? उस लड़के को अद्विका के पास देखकर रुद्र को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी प्रथम उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और उसे शांत रहने के लिए इशारा करता है। वहीं अद्विका उस लड़के से डांस करने के लिए मना करते हुए बोलती है, माफ़ कीजिए, मुझे डांस नहीं आता। तो वो लड़का वहाँ से चला जाता है। उस लड़के के जाने के बाद आदि अद्विका से पूछता है, क्या आपको सच में डांस नहीं आता? तो अद्विका नाव में सिर हिला देती है। तो आदि बोलता है, तो क्या आप डांस सीखना चाहेंगी? अद्विका खुश होते हुए हाँ बोल देती है। वहीं रुद्र आदि को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, मानो उसे वार्निंग दे रहा हो कि अगर तूने अद्विका के साथ डांस किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुद्र के ऐसे घूरने पर आदि रुद्र के पास जाकर उसके कान में बोलता है, डोंट वरी भाई, वो आपकी ही है। मैं तो बस उन्हें थोड़ा एंजॉय करवाने के लिए ले जा रहा हूँ, तो प्लीज आप ऐसे मुझसे जेलस मत होइए। फिर आदि अद्विका को लेकर डांस करने के लिए चला जाता है। वहीं आदि के साथ अद्विका को देखकर रुद्र जेलस फील कर रहा था। रुद्र को ऐसे देखकर प्रथम बोलता है, अरे यार रुद्र, तू आदि से जेलस फील कर रहा है, वो तेरा भाई है, तो उससे कैसे जेलस हो सकता है? रुद्र, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। प्रथम, मैं गलत समझ रहा हूँ? तुम्हारे फेस पर साफ दिख रहा है कि तुम जेलस हो। वहीं कुछ लोग दादाजी से अद्विका के बारे में पूछते हैं, मिस्टर ओब्रॉय, वो लड़की कौन है जो आपके छोटे पोते के साथ डांस कर रही है? क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है? तो दादाजी बोलते हैं, नहीं, वो हमारे एक दोस्त की बेटी है, यहाँ कुछ दिनों के लिए आई है। वहीं लड़के अद्विका को देखकर पागल ही हो रहे थे। वहीं लड़कियां अद्विका को आदि के साथ देखकर जल भुन रही थी। वहीं अद्विका को डांस करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था, वो काफ़ी एंजॉय कर रही थी। कुछ देर बाद वो आदि से वॉशरूम जाने के लिए बोलती है और वहाँ से चली जाती है। अद्विका को वहाँ से जाते देख एक लड़का भी उसके पीछे जाता है और रुद्र भी। अद्विका रुद्र के रूम को छोड़कर दूसरे रूम में गई थी और वो लड़का भी उसके पीछे-पीछे जा रहा था। तभी एक रूम के अंदर कोई अद्विका का हाथ पकड़कर खींच लेता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। इस सब से अद्विका घबरा जाती है और डर से अपनी आंखें बंद करके चिल्लाने वाली होती है। तभी वो शख्स उसके मुंह पर हाथ रखकर बंद कर देता है और अद्विका से अपनी आंखें खोलने के लिए बोलता है। अद्विका उस आवाज़ को अच्छे से पहचान जाती है और अपनी आंखें खोल देती है, तो सामने रुद्र खड़ा था। रुद्र को देखकर अद्विका बोलती है, आपने तो मुझे डरा ही दिया। ऐसा कौन करता है? आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? नीचे पार्टी चल रही है, मुझे नीचे जाना है। रुद्र, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, इनफैक्ट हम कहीं नहीं जाएंगे। अद्विका, लेकिन क्यों? मुझे नीचे जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ। रुद्र, पार्टी खत्म होने वाली है, तो तुम अब नीचे जाकर क्या करोगी? अद्विका, लेकिन मुझे और डांस सीखना था। रुद्र, ओके चलो, मैं तुम्हें डांस सिखाता हूँ। फिर वो अद्विका का हाथ पकड़कर ले जाता है। रुद्र जाकर म्यूजिक ऑन कर देता है और अद्विका का हाथ पकड़कर अपने शोल्डर पर रखता है और दूसरा हाथ अपने हाथ में पकड़ लेता है और अपना एक हाथ अद्विका की कमर पर रखता है और बोलता है, तुम डांस करते वक्त मेरी आंखों में देखोगी। और फिर वो अद्विका के साथ डांस करने लगता है। रुद्र की अंगुलियां अद्विका की खुली हुई बैक पर फिसल रही थी। वहीं अद्विका रुद्र की छुअन से चिढ़ रही थी। रुद्र भी जानबूझकर अद्विका की बैक पर अपनी अंगुलियां चला रहा था। उसे काफी मजा आ रहा था अद्विका के एक्सप्रेशन देखकर, क्योंकि अद्विका रुद्र के छूने से अपनी आंखें बंद कर लेती थी और उस छुअन को महसूस करने लगती है। वहीं रुद्र की नजर जब अद्विका के होठों पर जाती है तो उसका गला सूखने लगता है। उसका दिल बेईमान होने लगता है। उसका दिल बस उन होठों को चूमना चाहता है। रुद्र धीरे-धीरे अद्विका के करीब जाने लगता है। जब अद्विका को रुद्र की सांसें अपने फेस पर महसूस होती है तो वो और भी ताकत से अपनी आंखें मीच लेती है। उसे एहसास हो गया था कि रुद्र क्या करने वाला है। पता नहीं क्यों, लेकिन वो खुद चाहती थी कि आज रुद्र उसे किस करे। पता नहीं क्यों उसे ये सब अच्छा लग रहा था। फिर रुद्र अद्विका के होठों पर अपने होठ रख देता है और उन्हें चूमने लगता है। अब रुद्र के दोनों हाथ अद्विका की बेक पर फिसल रहे थे और अद्विका के हाथ अपने आप रुद्र के बालों में चल रहे थे। रुद्र अद्विका के होठों को बेतहाशा चूमे जा रहा था। वहीं अब अद्विका भी रुद्र को किस करने लगी थी। हालांकि उसे किस करना नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे रुद्र उसे किस कर रहा था वो भी उसी तरह से रुद्र को किस करने की कोशिश कर रही थी। अद्विका को खुद को किस करते देख रुद्र तो काफी खुश हो जाता है। रुद्र अब कंट्रोल से बाहर जा रहा था। दोनों की धड़कनें बुलेट ट्रेन की स्पीड में धड़क रही थी। रुद्र के हाथ अब अद्विका की ड्रेस की जिप पर थे। वो धीरे-धीरे उसकी जिप खोल रहा था। उसके होठों से हटकर उसकी कॉलर फोन पर किस करने लगता है। रुद्र का खुद से कंट्रोल खोता जा रहा था।
वो अद्विका की कॉलर बोन पर बाइट कर लेता है, जिससे अद्विका की आह निकल जाती है। इससे पहले अर्जुन और आगे कोई बढ़ता तभी कोई आकर डोर नॉक करता है, जिससे दोनों अपने सेंस में वापस आ जाते हैं और रुद्र अद्विका को छोड़ देता है। रुद्र के छोड़ते ही अद्विका वापस से वॉशरूम से भाग जाती है और रुद्र जाकर दरवाजा खोलता है तो देखता है सामने उसके तीनों दोस्त और उसका बेवकूफ भाई खड़ा है। उन लोगों को वहां देखकर रुद्र पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्र की बात पर प्रथम बोलता है, यही बात हम तुझसे पूछने आए हैं। तू पार्टी छोड़कर यहाँ क्या कर रहा है और तुझे लिपस्टिक लगाने का शौक कब से लग गया? किस करते वक्त रुद्र के होठों पर अद्विका की लिपस्टिक लग गई थी। रुद्र, मुझे कुछ काम याद आ गया था इसलिए यहाँ आ गया। और रही बात लिपस्टिक की, तो ये लिपस्टिक नहीं है। तभी आदि बोलता है, प्रथम भाई, ऐसी ही लिपस्टिक भाभी ने भी लगाई थी ना? प्रथम, हाँ तो हो सकता है अद्विका के होठों से छूटकर इसके होठों पर लग गई हो, है ना? रुद्र, जस्ट सेट अप, तुझे बड़ा पता है उसने कैसे कलर की लिपस्टिक लगाई थी। आदि, हाँ भाई, मैंने भाभी के साथ डांस किया था ना, इसीलिए मुझे पता है। प्रथम, देख रुद्र, ये हम भी जानते हैं कि यहाँ क्या चल रहा था और ये लिपस्टिक तेरे होठों पर कैसे आई, और ये तू भी जानता है तेरे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। और वैसे ये बता, तेरी होने वाली वाइफ है कहाँ? वहीं वॉशरूम में अद्विका मिरर के सामने खड़ी हुई थी और खुद को देखते हुए बोलती है, आज तुझे हो क्या गया था अद्वि? आज से पहले तूने कभी ऐसा नहीं किया और आज से पहले ना ही कभी ऐसा महसूस किया है जैसा उस हैंडसम राक्षस के छूने पर हुआ था। आज से पहले कभी कोई लड़का मुझे टच करता था तो एक अजीब सी बेचैनी होती थी, एक अजीब सा डर लगता था, उस सबसे दूर भागने का मन करता था, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। पता नहीं ये क्या हो रहा है, कहीं वो हैंडसम राक्षस सच में राक्षस तो नहीं जो मुझ पर कोई जादू कर रहा हो मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए? नहीं, मैं उसके जाल में नहीं फंसूंगी। और फिर अद्विका कपड़े चेंज करके बाहर आ जाती है। बाहर आकर देखती है सब लोग वहां थे। वहां तभी प्रथम अद्विका को देखकर बोलता है, और अद्वि, क्या मैं तुम्हें अद्वि बुला सकता हूँ? अद्विका, हाँ आप बुला सकते हैं। प्रथम, तो अद्वि, आज की पार्टी कैसी लगी तुम्हें? मजा आया या बोर हुई? अद्विका, अच्छी थी, बहुत मजा आया। प्रथम, गुड। और कल के लिए रेडी हो? अद्विका, कल क्या है? कल भी कोई पार्टी है क्या? अद्विका की बात सुनकर सब एक साथ अपना सिर पीट लेते हैं। तभी आदि अद्विका को याद दिलाते हुए बोलता है, कल आपकी और भाई की शादी है। तब जाकर अद्विका को याद आता है, ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, कल मेरी शादी है। आदि खुश होते हुए, कल से आप मेरी भाभी बन जाओगी। वैसे भाई से शादी करके आप मेरी हेल्प कर सकते हो। अद्विका, वो कैसे? मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ? आदि, ये एक सीक्रेट है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तभी रुद्र बोलता है, काफी रात हो गई है, अब तुम लोग अपने अपने रूम में जाओ और सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। अभी अगर तुम हमें भगाना चाहते हो तो साफ साफ बोल दो, हम चले जाएंगे, ऐसे बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। रुद्र, ओके फाइन, गेट आउट एवरीवन। रुद्र के ऐसा बोलने पर सब उसे हैरानी से देख रहे थे कि उसने सच में सबको बाहर जाने के लिए बोल दिया। तभी प्रथम बोलता है, चल कोई नहीं, तू यही चाहता है तो यही से ही हम जा रहे हैं। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद अद्विका रुद्र से बोलती है, आप ऐसे कैसे किसी को बाहर जाने के लिए बोल सकते हैं? उन्हें बुरा नहीं लगा होगा क्या? रुद्र, नहीं, वो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, तो उन लोगों में से किसी को बुरा नहीं लगेगा। अब रात काफी हो गई है तो तुम भी सो जाओ। अद्विका, मैं यहाँ नहीं सोऊंगी। रुद्र, क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? अभी तक तो यहीं सोती आई हो और कल से तुम मेरी वाइफ हो जाओगी तो इसी रूम में रहोगी, समझी? अब चुपचाप सो जाओ और हाँ, रात में थोड़ी कबड्डी कम खेला करो वरना दूसरों को प्रॉब्लम होती है। रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने मासूमियत से कहा, आप पागल हो गए हो क्या? मैंने रात में कबड्डी कब खेली? मैं तो आराम से सोती हूँ, आप कुछ भी मत बोलो। मुझे तो ऐसा लगता है आपको रात में सपने आते हैं। रुद्र, मुझे कोई सपने नहीं आते, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम रात में ढंग से नहीं सोती, तुमने कल रात मुझे 2 बार किक मारी थी। अगर आज रात तुमने मुझे किक मारी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? तो अब चुपचाप सो जाओ। रुद्र की बात मानकर अद्विका चुपचाप बेड के एक कोने में जाकर लेट जाती है और रुद्र भी उसकी बगल में आराम से लेट जाता है और सो जाता है। आधी रात में रुद्र की नींद अद्विका की किक से खुलती है। रुद्र ने अपने मन में कहा, ये लड़की मुझे चैन से सोने नहीं देगी, अभी इसका ये हाल है तो पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। तभी रुद्र ने अद्विका की तरफ देखा तो वो कोने से खिसक कर पूरे बेड पर फैलकर सो रही थी और रुद्र बेचारा एक कोने में लेटा हुआ था।
रुद्र ने खड़े होकर अद्विका को एक तरफ एडजस्ट किया, फिर वो भी आराम से लेट जाता है। तभी रुद्र ठीक से लेट नहीं पाया था। तभी अद्विका उसे फिर से किक मारती है तो रुद्र वहां से खड़े होकर जाकर कपबोर्ड से अपनी एक टाई ले आता है और अद्विका के पैरों को बांध देता है, फिर लेट जाता है। रुद्र का फेस अद्विका की तरफ था तो रुद्र अद्विका को गौर से देखने लगता है। अद्विका सोते हुए काफी किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। अद्विका को देखते हुए रुद्र के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तभी रुद्र की नज़र अद्विका के गुलाबी होठों पर जाती है तो रुद्र का मन उन्हें चूमने का करने लगता है। तो रुद्र अपने सिर को झटक कर अद्विका के माथे पर किस करके अपनी आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। सुबह रुद्र जल्दी उठकर रुद्र अद्विका के पैरों को खोल देता है और वॉशरूम में चला जाता है। अद्विका अभी भी आराम से सो रही थी। रुद्र रेडी होकर नीचे चला जाता है तो वो नीचे जाकर देखता है वहाँ शादी की तैयारियां चल रही थी। सब लोग तैयारियों में बिजी थे तो रुद्र ने दादाजी के पास जाकर कहा, रुद्र दादाजी इस सब की क्या जरूरत थी, हम नॉर्मली भी शादी कर सकते थे। दादाजी ऐसी कैसे जरूरत नहीं थी, जरूरत थी, हमारे पोते की शादी हो रही है तो हम ऐसे ही कैसे कर लेते हैं और शादी कोई रोज रोज नहीं होती। तुम्हें भी याद रहेगा कि तुम्हारी शादी कैसे हुई थी और अद्विका बेटी के भी तो कुछ सपने होंगे अपनी शादी को लेकर, तो उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसकी शादी नॉर्मल हुई, उसे भी तो लगना चाहिए कि उसकी शादी धूमधाम से हुई। रुद्र आपको जो अच्छा लगे कीजिए, मुझे इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। रुद्र की बात सुनकर आदि रुद्र से बोलता है, आपको इस सब से क्या लेना देना होगा भाई, आपको तो सिर्फ भाभी से लेना देना है ना। आदि की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। वहीं रुद्र गुस्से में आदि से बोलता है, आदि तुम्हें जब से ये नहीं पता कि कब क्या बोलना चाहिए तो तुम अपना मुंह ही क्यों खोलते हो। वहीं आदि को कुछ समझ नहीं आया था कि उसने ऐसा क्या बोल दिया जो रुद्र को गुस्सा आ रहा है। तभी अद्विका भी नीचे आ जाती है। वो जैसे ही सोकर उठी थी उसी तरह नीचे आ जाती है। वो अपनी आंखें मलते हुए पूछती है, आज क्या कोई त्योहार है जो घर में सजावट हो रही है। अद्विका के ये पूछने पर सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। सबके ऐसे देखने पर अद्विका बोलती है, क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो आदि बोलता है, भाभी आपको याद नहीं, आज आपकी और भाई की शादी है। आदि के बताने पर अद्विका को याद आता है। वो बोलती है, हाँ मैं तो भूल ही गई थी। तभी रुद्र अपनी कड़क आवाज में बोलता है, अब जाओ जाकर रेडी हो जाओ, 1 घंटे में पंडित जी आने वाले हैं। अद्विका ने मासूमियत से कहा, मैं कैसे रेडी हो जाऊं, मेरी शादी का जोड़ा तो है ही नहीं, तो मैं क्या पहनकर शादी करूंगी। रुद्र तुम रूम में जाओ, तुम्हारा शादी का जोड़ा वहीं पहुंच जाएगा। रुद्र की बात मानकर अद्विका वहां से रूम में चली जाती है। तभी एक सर्वेंट शादी का जोड़ा लेकर आता है और अद्विका को देते हुए बोलता है, ये लीजिए मैडम आपकी शादी का जोड़ा। तो अद्विका उससे वो जोड़ा ले लेती है। वो सर्वेंट वहां से चला जाता है। सर्वेंट के जाने के बाद अद्विका उस लहंगे को खोलकर देखती है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो लहंगा देखने में काफी खूबसूरत था। वो लाइट पिंक कलर का लहंगा था, उसमें व्हाइट डायमंड लगे हुए थे। अद्विका उस लहंगे को देखकर काफी खुश थी। वो उसे लेकर चेंज करने के लिए चली जाती है। वहीं रुद्र ने एक वाइट कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। उसका लाइट पिंक कलर का दुपट्टा था। रुद्र उसे पहनकर किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। रुद्र मंडप में बैठकर अद्विका का इंतजार कर रहा था। तभी उसे पायल की आवाज सुनाई देती है तो उसकी नज़र सीढ़ियों की तरफ चली जाती है जहां से अद्विका आ रही थी। अद्विका को देखकर रुद्र उसमें खो सा जाता है। उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है क्योंकि अद्विका किसी परी से कम नहीं लग रही थी और उसे देखकर रुद्र को और भी ज्यादा अद्विका पर प्यार आ रहा था। वहीं सब लोग रुद्र को देखकर हैरान थे क्योंकि वो स्माइल कर रहा था। आज से पहले रुद्र ने कभी ऐसी स्माइल नहीं की थी, हमेशा सड़ा हुआ सा मुंह बनाकर रखता था। वहीं अद्विका आकर रुद्र के बगल में बैठ जाती है लेकिन रुद्र अभी भी उसे ही देख रहा था। रुद्र को इस तरह देखकर प्रथम ने उसके पास आकर उसके कान में कहा, उसे ऐसे देखना बंद कर, आज रात तेरी सुहागरात है ना, तो जी भर के उसे देख लेना, फिलहाल अपनी शादी पर ध्यान दे। प्रथम के ऐसे बोलने पर रुद्र उसे घूरकर देखता है और बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो। तो प्रथम ने मुस्कुराते हुए कहा, बकवास कर रहा हूँ तो ठीक है, आज रात तू अपने कमरे में जाने की वजह से हम लोगों के साथ पार्टी करेगा। तभी दरवाजे पर किसी की आवाज सुनाई देती है जो अद्विका को बुला रहा था। तो सब लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वहां प्राची खड़ी थी। प्राची को देखकर अद्विका खुश हो जाती है, जाकर उसके गले लग जाती है। तो प्राची अद्विका को खुद से दूर करते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तू तो बड़ी प्यारी लग रही है इस शादी के जोड़े में।
तू हमेशा से अपनी शादी का लहंगा ऐसा ही चाहती थी ना। प्राची की बात सुनकर अद्विका हाँ में सिर हिला देती है। फिर प्राची से पूछती है, वैसे तू ये बता, तू यहाँ क्या कर रही है। तो प्राची ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, तूने तो जरूरी नहीं समझा अपनी शादी में बुलाना, तो मैं खुद ही चली आई। प्राची की बात मानकर अद्विका अपना सर नीचे झुका लेती है। तभी प्राची ने मुस्कुराते हुए अद्विका से कहा, ऐसे दुखी होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुझे माफ कर दिया, अब चल वरना शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। तो प्राची अद्विका को लेकर मंडप में चली जाती है और उसे वहां बैठा देती है। खुद जाकर वहां से थोड़ी दूर पर खड़ी हो जाती है। प्राची प्रथम के बगल में खड़ी थी, उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था कि बगल में कौन खड़ा है। तो प्रथम ने प्राची से पूछा, वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि अद्विका की शादी हो रही है और तुम यहाँ आई कैसे। तो प्राची ने प्रथम की तरफ देखते हुए कहा, जिसकी शादी है उसने मुझे खुद बुलाया है, तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है। प्रथम ने मंडप की तरफ देखते हुए कहा, मुझे दिक्कत नहीं हो रही, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम इस शादी के लिए मान कैसे गई। उस दिन तो बड़ा धमकी देकर गई थी कि अद्विका को यहाँ से ले जाओगी, लेकिन फिर शादी के लिए कैसे मान गई। प्राची ने प्रथम से कहा, मैं इस शादी के लिए कैसे मान गई ये तुम्हें क्यों जानना है, और मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती, तो चुपचाप शादी पर ध्यान दो। उधर मंडप में पंडित जी रुद्र और अद्विका को खड़े करते हुए बोलते हैं, वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। तो दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं और फिर फेरे होने के बाद पंडित जी ने कहा, वर वधू की मांग में सिंदूर भरिए। तो रुद्र अद्विका की मांग में सिंदूर भर देता है। फिर पंडित जी ने मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहा, तो रुद्र अद्विका को मंगलसूत्र पहना देता है। और फिर पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हुई, अब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद ले सकते हैं। रुद्र और अद्विका जाकर दादाजी का आशीर्वाद लेते हैं। तभी आदि ने रुद्र से कहा, भाई आई नो मैं आपसे छोटा हूँ, फिर भी आपको मुझसे आशीर्वाद लेना चाहिए। रुद्र ने आदि को घूरते हुए कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है आदि, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ वो सच होता है, तो मैं आपको आशीर्वाद दूंगा वो भी सच होगा। मुझे पता है आप मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। आदि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भाई मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपको कम से कम 5 बच्चे हो जिनके साथ मैं खेल सकूं। आदि का आशीर्वाद सुनकर प्रथम बोलता है, एक बात बता आदि, ये तू रुद्र को आशीर्वाद दे रहा है या खुद को, क्योंकि एक तरीके से हमें यही लग रहा है कि तू खुद को आशीर्वाद दे रहा है, ताकि जब रुद्र के बच्चे हो जाए तो तू उनके साथ बच्चा बन सके। तभी दादाजी ने कहा, बस बहुत हुआ, अब अब आप सब अपने अपने रूम में जाइए और अद्विका को आराम करने दीजिए, थक गई होगी वो। तो दादाजी की बात मानकर सब अपने रूम में चले जाते हैं। रुद्र भी उन लोगों के साथ चला जाता है और अद्विका प्राची के साथ अपने रूम में चली जाती है। रूम में पहुंचकर अद्विका प्राची से बोलती है, तो यही बेड में चेंज करके आती हूँ। तो प्राची ने अद्विका को बेड पर बैठाते हुए कहा, तू अभी इसे चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि अभी तो तेरी सुहागरात बाकी है, उसके बाद तो चेंज कर लेना। तो अद्विका ने प्राची से पूछा, सुहागरात में क्या होता है, इसके बारे में मुझे नहीं पता, तुझे पता है तो बता दे, ताकि मुझसे कोई गड़बड़ ना हो। अगर मुझसे गड़बड़ हुई तो पता नहीं सब लोग क्या सोचेंगे, दादाजी क्या सोचेंगे। अद्विका की बात सुनकर प्राची ने उसे समझाते हुए कहा, अद्विका सुहागरात एक रस्म है और वो सबके सामने नहीं बनाई जाती, वो बस पति पत्नी के बीच में होती है। तू इतनी टेंशन मत ले, जो करना होगा वो तेरा पति कर लेगा, बस तू उसे रोकना मत। अद्विका ने मासूमियत से कहा, ऐसे कैसे नहीं रोकूंगी, अगर उन्होंने मुझे फिर से किस किया तो वो जब देखो तब किस करते रहते हैं, अगर उनके बार बार किस करने से मैं प्रेग्नेंट हो गई तो। अद्विका की बात सुनकर प्राची का मुंह खुला रह जाता है और वो अद्विका से पूछती है, क्या रुद्र ने तुझे पहले भी किस किया है। तो अद्विका हाँ में सिर हिलाते हुए बोलती है, हाँ 2 बार नहीं 3 बार किस किया है, वो भी बहुत रूडली तरह से किस करते हैं, मुझे ऐसे किस करना अच्छा नहीं लगता। तो प्राची अद्विका से पूछती है, अच्छा ये बता, तुझे रुद्र का किस करना अच्छा नहीं लगता या रूडली किस करना अच्छा नहीं लगता। तो अद्विका ने कहा, मुझे उनका रूडली किस करना अच्छा नहीं लगता। तो प्राची ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, तो मैं रुद्र से बोल दूंगी कि वो तुझे प्यार से किस करे, और हाँ किस करने से प्रेग्नेंट नहीं होते, समझी। तो अद्विका ने प्राची से पूछा, तो कैसे होते हैं। प्राची ने कहा, ये तो मुझे तुझे तेरा हस्बैंड बताएगा, उसे ही पूछना, हो सकता है वो प्रैक्टिकल करके भी दिखा दे। अद्विका, मैंने उनसे पूछा था लेकिन उन्होंने मुझे बताया ही नहीं था। प्राची, हो सकता है अब बता दे, एक बार फिर पूछ कर देख लेना। अद्विका ने बुझे मन से कहा, ठीक है। अच्छा ये सब छोड़, तू यहाँ कैसे आई, तुझे कैसे पता चला आज मेरी शादी है। तो प्राची ने कहा, मुझे तेरे हस्बैंड ने खुद कॉल किया था इसीलिए आ गई। अच्छा अब मैं चलती हूँ, तेरे हस्बैंड आते ही होंगे। ये बोलकर प्राची अद्विका को गले लगाकर वहां से चली जाती है। प्राची हॉल में पहुंचती है तो रुद्र उसे वहीं अपने दोस्तों के साथ बैठा मिल जाता है।
तो वो रुद्र के पास जाकर बोलती है, मैंने तुम पर भरोसा करके अद्विका को यहाँ छोड़ा है और तुमसे शादी करने दी। प्लीज़ मेरा भरोसा मत तोड़ना, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन कोई उसे हर्ट करे ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो बहुत मासूम है, उसे दुनिया के बारे में नहीं पता, इसीलिए मैंने उसे तुम्हारे पास छोड़ा है ताकि वो सेफ रहे, नहीं तो कोई न कोई उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाता ही रहता। रुद्र ने कहा, डोंट वरी, अब वो अकेली नहीं है। रुद्र सिंह ओबरॉय उसके साथ है, अब वो मामूली लड़की नहीं है, अब वो मिस्टर रुद्र सिंह ओबरॉय है। कोई भी उसके पास आने से पहले 1000 बार सोचेगा। प्राची, यही उम्मीद करती हूँ। फिर वो वहाँ से जाते हुए बोलती है, और हाँ, इस बार उसे थोड़ा सॉफ्टली किस करना, उसे तुम्हारा रूडली किस करना पसंद नहीं है। प्राची की बात सुनकर सबकी हंसी निकल जाती है और रुद्र बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रुद्र के जाते ही प्राची भी वहां से जाने लगती है। तभी दादाजी वहां आ जाते हैं। दादाजी प्राची को रोकते हुए कहते हैं, आप इतनी रात को अकेले नहीं जा सकती, मैं आपको इसकी इजाजत नहीं देता। दादाजी की रोकने पर प्राची रुक जाती है और दादाजी से बोलती है, लेकिन दादाजी मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं घर पर बताकर नहीं आई हूँ, अगर गई नहीं तो माँ को टेंशन हो जाएगी। दादाजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें प्रथम छोड़ देगा। दादाजी की बात सुनकर प्राची ने कहा, नहीं दादाजी, मैं चली जाऊंगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो दादाजी ने कहा, नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगी, ये हमारा फैसला है। अब प्राची के पास दादाजी की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, तो वो प्रथम के साथ वहाँ से चली जाती है। प्रथम काफ़ी खुश था, वो यही सोच रहा था कि उसे कुछ वक्त प्राची के साथ अकेले बिताने का मौका मिलेगा। प्रथम खुशी-खुशी प्राची के साथ चला जाता है, वहीं प्राची को गुस्सा आ रहा था। उसे पहले दिन से ही प्रथम पर गुस्सा था, जब से उसने प्राची को किस किया था। प्राची अपने मन में सोच रही थी, पता नहीं दादाजी ने किस इडियट के साथ फंसा दिया है, अब मुझे पूरे रास्ते इसे झेलना पड़ेगा। वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं रुद्र अपने रूम में पहुँच जाता है। वहाँ अद्विका बेड पर बैठकर कुछ सोच रही थी, तो रुद्र अद्विका के पास जाकर पूछता है, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? रुद्र की आवाज़ सुनकर अद्विका रुद्र की तरफ देखती है। तो अद्विका ने रुद्र से कहा, वो मैं सुहागरात के बारे में सोच रही थी कि सुहागरात में क्या होता है। तो रुद्र ने कहा, तुम इस बारे में प्राची से पूछ लेती, वो तुम्हें बता देती। अद्विका ने मुंह बनाते हुए कहा, पूछा तो था, लेकिन उसने कहा कि सुहागरात एक रस्म होती है। क्या ये सच में एक रस्म होती है? रुद्र, हाँ, ये एक रस्म होती है, ये एक पति पत्नी के बीच में होती है। अद्विका, लेकिन इसमें क्या होता है? तुमने प्राची से पूछा नहीं इस बारे में? अद्विका, पूछा था, लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं, उसने इतना ही कहा था कि जो कुछ करना है आप कर लेंगे। अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने अपने आप से कहा, ओह नो, अब इसे मैं कैसे समझाऊं, इसे तो इतनी आसानी से कुछ समझ में नहीं आएगा। रुद्र ने ये सब सोच ही रहा था, तभी अद्विका ने निराश होते हुए कहा, आपको पता है, उसने मुझे प्रेग्नेंट होने के बारे में भी नहीं बताया। उसने कहा था कि मैं इस बारे में आपसे पूछूं, आप मुझे बताएंगे, बल्कि प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। अद्विका की बात सुनकर रुद्र का सिर और भी ज्यादा घूम जाता है। वो खुद से कहता है, पहले ही बड़ी मुश्किल से प्रेगनेंसी का भूत उतारा था, अब फिर से इसके सिर पर प्रेगनेंसी का भूत सवार हो गया है। रुद्र ने अद्विका से कहा, हम इस बारे में बाद में बात करें। तो अद्विका ने रोते हुए कहा, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आप हमेशा ऐसा ही करते हो, आपने मुझे पहले भी नहीं बताया था और प्राची भी कुछ बताकर नहीं गई। रुद्र, अच्छा ठीक है, कल मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा और समझा भी दूंगा, ठीक है? रुद्र की बात सुनकर अद्विका खुश होते हुए कहती है, सच्ची आप मुझे बताएंगे? तो रुद्र ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अभी जाओ, जाकर चेंज कर लो, इन कपड़ों में नींद नहीं आएगी। तो अद्विका चेंज करने चली जाती है। अद्विका को वॉशरूम में गए हुए काफी टाइम हो गया था, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आई थी। तो रुद्र दरवाजे पर नॉक करते हुए पूछता है, क्या हुआ अद्विका, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो अद्विका थोड़ा-सा दरवाज़ा खोलकर रुद्र को देखती है, तो रुद्र उसे देखते हुए पूछता है, क्या हुआ, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? तो अद्विका नाम में सिर हिला देती है, तो रुद्र दरवाज़ा खोल के अंदर चला जाता है। तो अद्विका को देखते हुए पूछता है, क्या प्रॉब्लम है? तो अद्विका ने हकलाते हुए कहा, वो मेरे ब्लाउज की जिप फँस गई है। तो रुद्र आगे बढ़ते हुए कहता है, लाओ मैं खोल देता हूँ। रुद्र को अपनी तरफ आते देखकर अद्विका पीछे जाने लगती है। अद्विका को पीछे जाते देखकर रुद्र ने कहा, क्या हुआ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो अद्विका ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं खुद कर लूंगी, या आप प्राची को बुला दीजिए। तो रुद्र ने आगे बढ़ते हुए कहा, प्राची यहाँ नहीं है, वो अपने घर चली गई और खुद तो तुम कर नहीं पाओगी, तो मुझे हेल्प करने दो। तभी अद्विका ने एक और कदम पीछे किया, तो उसका पैर वहां गिरे सोफ पर पड़ जाता है और वो फिसल कर गिरने ही वाली थी। तभी रुद्र ने आगे बढ़कर अद्विका को संभालना चाहा, लेकिन उसका भी बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों एक साथ पानी से भरे बाथ टब में गिर जाते हैं। वहीं प्राची प्रथम के साथ अपने घर जा रही थी।
प्रथम प्राची से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्राची प्रथम को इग्नोर कर रही थी। तभी प्रथम ने कहा, आई एम सॉरी। प्रथम के सॉरी बोलने पर प्राची प्रथम की तरफ सवालिया नजरों से देखती है, तो प्रथम प्राची की तरफ देखकर कहता है, आई एम सॉरी, उस दिन के लिए मुझे तुम्हें किस नहीं करना चाहिए था, मेरी गलती है। तो प्राची फिर से प्रथम पर भड़कते हुए कहती है, गलती वो कोई गलती नहीं थी, वो तुमने जानबूझकर किया था। मुझे तो समझ में आता है तुमसे ऐसी गलती हो कैसे सकती है। लोग गलती से किसी से टकरा जाते हैं, गलती से किसी के पैर पर पैर रख देते हैं, लेकिन गलती से कोई किस करता है, वो भी जानलेवा। तो प्रथम पूछता है, मेरी किस जानलेवा थी? तो प्राची ने भड़कते हुए कहा, ओ नहीं तो क्या, अगर कुछ देर किस करते रहते तो मैं मर ही जाती। वैसे मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, इनफैक्ट मुझे तुमसे ही बात नहीं करनी। तो प्रथम प्राची से कहता है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम जैसा समझ रही हो मैं वैसा नहीं हूँ। प्राची ने गुस्से में कहा, या राइट, मैंने जैसा सोचा था तुम वैसे नहीं हो, बल्कि उससे भी ज्यादा बदतमीज और छिछोरे टाइप के इंसान हो, जो हमेशा लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। अब प्राची की बात सुनकर प्रथम को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में गाड़ी रोक देता है और प्राची से कहता है, मैं तब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम समझने की बजाय मुझे ही उल्टा सीधा बोल रही हो। उस दिन जो किया वो गलती थी, लेकिन आज जो करूँगा वो जानबूझकर करूँगा। प्रथम की बात सुनकर प्राची बोलती है, क्या करने वाले हो तुम? तो प्रथम अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए कहता है, ये, और प्राची के दोनों हाथ पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। प्रथम प्राची को काफी रूडली किस कर रहा था और साथ ही प्राची के होठों को काट रहा था। वहीं प्राची प्रथम की पकड़ से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रथम की पकड़ काफी मजबूत थी। कुछ देर बाद प्राची को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, लेकिन इससे प्रथम को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो अपनी ही धुन में किस किए जा रहा था। जब उसे खुद सांस लेने में तकलीफ होती है, तब जाकर वो प्राची को छोड़ता है। प्रथम की छोड़ते ही प्राची लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। फिर कुछ देर बाद गुस्से में प्रथम को देखते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी थी? तो प्रथम कहता है, उस दिन के लिए माफी मांगी तो तुमने ही मुझे बदतमीज और छिछोरा बना दिया, बस वही बनने की कोशिश कर रहा था। प्रथम की बात सुनकर प्राची गुस्से में कहती है, भाड़ में जाओ, और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। प्राची के बाहर निकलने पर प्रथम भी बाहर निकल जाता है। प्राची गुस्से में वहां से जाने लगती है, तो प्रथम ने प्राची को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठो। तो प्राची ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं अकेली चली जाऊंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, खास करके तुम्हारी। तो प्रथम कहता है, मुझे भी कोई शौक नहीं है, लेकिन दादाजी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। तो प्राची गुस्से में बोली, कोई जरूरत नहीं है, दादाजी से कह देना कि तुमने मुझे घर तक छोड़ दिया था, अब प्लीज जाओ यहाँ से। तो प्रथम ने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम नहीं जाना चाहते मेरे साथ तो यही सही, मैं वापस चला जाता हूँ, वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है अपनी बेइज्जती करवाने का। इतना बोलकर प्रथम वहां से चला जाता है। प्राची ने जोश जोश में बोल तो दिया था, लेकिन वो अकेली चली जाएगी, लेकिन अब उसे डर लग रहा था। लेकिन प्राची अपने डर को छुपाते हुए वहां से आगे बढ़ जाती है। प्राची डरते हुए वहां से जा रही थी, तभी कुछ लड़के बाइक पर चिल्लाते हुए वहां से जा रहे थे। उन लड़कों को देखकर प्राची डर जाती है, लेकिन वो लड़के वहां से निकल जाते हैं। तो प्राची एक गहरी सांस लेती है, तभी वो लड़के वापस आ जाते हैं और प्राची को देखते हुए कहते हैं, और जानेमन कहाँ जा रही हो, कहो तो हम छोड़ दे। तो प्राची वहां से जाते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो लड़के प्राची से कहते हैं, ओ हम तो डर गए, लेकिन क्या करें, हमें डरना अच्छा लगता है। उन लड़कों की बात सुनकर प्राची डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तो वो लड़के भी प्राची के पीछे भागने लगते हैं। तभी प्राची किसी से जाकर टकरा जाती है। प्राची जब उस शख्स का चेहरा देखती है तो एक राहत की सांस लेती है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि प्रथम ही था। प्रथम ने प्राची को देखकर कहा, क्या हुआ, अकेले जाने से डर लग रहा है? जो फिर से मेरे पास आ गई। तभी वो लड़के भी वहां आ जाते हैं, तो प्रथम से कहते हैं, लड़की को छोड़ दो और निकलो यहाँ से। तो प्रथम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं जाऊंगा तो तुम क्या करोगे? तो वो लड़के प्रथम से कहते हैं, तो तू भी यहाँ से अपने पैरों पर वापस नहीं जा पाएगा। तो प्रथम ने कहा, अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और फिर वो प्राची के पास जाकर कहता है, जाओ, जाकर गाड़ी में बैठो जल्दी। प्रथम के कहने पर प्राची जाकर गाड़ी में बैठ जाती है और प्रथम भी भागकर गाड़ी में बैठ जाता है और वहां से फुल स्पीड में गाड़ी भगा देता है। वो लड़के थोड़ी दूर पर खड़े थे, इसीलिए वो लोग उन्हें पकड़ नहीं पाते। गाड़ी में प्राची ने प्रथम से कहा, थैंक यू। तो प्रथम ने ना सुनने का नाटक करते हुए कहा, क्या कहा तुमने, सुनाई नहीं दिया, थोड़ा जोर से बोलोगी? तो प्राची ने चिल्लाते हुए कहा, आज के लिए थैंक यू। तो प्रथम ने कहा, इसमें इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात है, थोड़ा धीरे नहीं बोल सकती, मैं बहरा हो जाता तो?
और वैसे भी तुम्हें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होती तब भी मैं यही करता। तो प्राची ने टोंट मारते हुए कहा, तुम्हें आता ही क्या है, उन लड़कों को सबक सिखाने की जगह वहाँ से ऐसे भागे जैसे कोई भूत पीछे पड़ गया हो। तो प्रथम ने कहा, हाँ भागा तो मुझे यही सही लगा, और वैसे भी जहाँ मारपीट के बिना काम बन रहा है वहाँ मारपीट करने की क्या ज़रूरत है। रही बात उन लड़कों की, तो अब तक तो उन्हें पुलिस उठाकर ले गई होगी। प्रथम की बात सुनकर प्राची ने कहा, पुलिस वहां कैसे पहुंची? तो प्रथम ने कहा, मैं तुम्हें वहां छोड़कर थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया था, तभी मैंने उन लड़कों को नशे में गाड़ी चलाते हुए देख लिया था। तभी मैंने पुलिस को कॉल कर दिया था, मुझे पता था वो लोग नशे में किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। प्रथम की बात सुनकर प्राची चुप हो जाती है। अब उसके पास कोई टॉपिक नहीं बचा था प्रथम के ऊपर गुस्सा करने के लिए। तभी कुछ देर में प्राची का घर आ जाता है, तो प्राची गाड़ी से उतरकर बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। तभी प्रथम ने खुद से कहा, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, ये भी नहीं सोचा कि एक बार थैंक्स बोल दे, और फिर प्रथम वहां से चला जाता है। प्राची घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। प्राची की माँ ने कहा, और कैसी रही तेरे दोस्त की शादी? प्राची की माँ को नहीं पता था कि प्राची अद्विका की शादी में गई है। प्राची ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी थी माँ, अब मैं बहुत थक गई हूँ तो सोने जा रही हूँ, आप भी सो जाइए। वहीं दूसरी तरफ अद्विका रुद्र के साथ साथ टब में थी। दोनों पूरे भीग चुके थे। अद्विका रुद्र के ऊपर थी और रुद्र ने उसे उसकी कमर से पकड़ रखा था। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।